Today we are again here for the second part of Work, Energy and Power. Welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agarwal, and let's start and play with physics. So in the first part we have discussed some of the topics, but we have to start part 2 today. So for part 2, the first topic which we have to start is पार. What is पार? पार क्या होती है? जब कोई भी पर्सन्स, हमने एक काम दिया, हमें एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट तक रखवाना था, ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक रखना है हमें किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स को. उसे हमने दो पर्सन्स को काम दिया है, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी. पर्सन ए ने उस बॉक्स को थर्ड फ्लोर तक रखने में टाइम लिया है 20 सेकेंड्स, एंड to do the same work the person B has taken time 15 seconds. Now जब वो दोनों पर्सन्स वापस आ जाएंगे, हम क्या कहेंगे उनसे? पर्सन बी की पार ज्यादा थी. तो इसका मतलब क्या हुआ पार में? कि वर्क कोई भी कितनी जल्दी किया जा रहा है या कितनी देर से किया जा रहा है. सो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ पार विल बिकम रेट ऑफ वर्क. Okay, so the work which have to be completed in how much seconds, जो भी वर्क हमें गिवन है वो कितने सेकेंड्स में कंप्लीट किया जा रहा है, कितने टाइम इंटरवल में कंप्लीट किया जा रहा है, दैट इज पार. दैट इज वाई द फॉर्मूला फॉर पार विल बिकम W upon T, where P is पार, W वर्क डन एंड T टाइम टेकन. सो इसका मतलब क्लियर हो गया. यहां से हमें दो बातें पता चलती हैं. वी हैव टू फैक्टर्स. पार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, मतलब वर्क डन जितना ज्यादा होगा पार भी उतनी ज्यादा होगी, वर्क डन जितना कम होगा पार भी उतनी कम होगी. एंड द सेकेंड फैक्टर, पार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. पार जो होगी वो टाइम के साथ इनवर्सली रिलेशन में होती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट, जो पर्सन ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी पार कम होती है, और जो पर्सन या जो ऑब्जेक्ट कम टाइम ले रहा है उसकी पार ज्यादा होती है. अगर मैं यहां पर पार्स का रेशियो निकालूंगा ए और बी का, तो पार ए टू पार बी, दैट विल बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ दिस 15:20, which can be written as 3:4. So the par developed by person A and B will become 3:4 because par is inversely proportional to time. So this is the concept of par. Par is just rate of doing work. Formula is W upon T, work upon time. If we are going to form the unit of par, then we have to apply this formula. It means unit of par will be, the unit of par will be unit of work divided by unit of time. And we know very well the unit for work is joule and unit for time is second. So overall we can say that the unit for par is joule per second, and it is combinedly said as watt, because watt was the name of the scientist, physicist. उन्हीं के नाम पर यह यूनिट का नाम दिया गया है. So the unit of par is basically joule per second, जिसको कंबाइन करके हम वॉट कह सकते हैं. This will be the SI unit. अगर इसी प्लेस पर बात की जाती है सीजीएस यूनिट की, तो हम जानते हैं वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है? अर्ग, ERG. So the formula for the unit for the CGS unit for the par will be erg per second. SI unit joule per second or watt, and the CGS unit is erg per second. Now अगर हमसे पूछा जाए how can we define 1 watt, हमें 1 watt की definition बनानी है. So again we will take the formula help. P is equal to W by T. अगर मैं W के प्लेस पे 1 जूल रख देता हूं, like I have written P is equal to W by T. अगर W की वैल्यू 1 जूल है और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, so it will become 1 joule per second, which is called 1 watt. It means when 1 joule of work has completed in 1 second, then the power developed is 1 watt. जब 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो पावर डेवलप होती है दैट विल बी 1 watt. Now we are starting with another formula for par. पार का एक फॉर्मूला तो हमने वर्क अपॉन टाइम पढ़ लिया है, एक और फॉर्मूला हम पार का बना सकते हैं. ध्यान से देखिएगा. पार इज इक्वल टू W by T. As we know the formula for W, F into S divided by T.
Now we have to separate displacement and time, and by the formula for velocity, displacement per unit time is called velocity. So the formula for power is F into V, अप्लाइड फोर्स इनटू वेलोसिटी. तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें फोर्स की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है, देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो हमारे पास पावर के दो फॉर्मूले हो गए, W अपॉन टी एंड F इंटू वी. बट रिमेंबर द बेसिक फॉर्मूला फॉर पावर इज ओनली दिस. तो जब आप यूनिट की डेफिनेशन बनाओगे तो आप इसी फॉर्मूले को कॉन्सेंट्रेट करोगे, इस फॉर्मूले से आप यूनिट नहीं बनाओगे. इट इज द स्पेशल कंडीशन फॉर द फॉर्मूला. ये सिर्फ एक स्पेशल कंडीशन है जो कि कुछ न्यूमेरिकल्स के केस में यूटिलाइज होगी, बट एवरीवेयर दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड. इट इज नॉट कंपल्सरी. फॉर ऑल द बेसिक पर्पसेज वी यूज द फॉर्मूला W अपॉन टी. ओके. The next thing is we have to study one commercial unit of power also. This unit is very important in mechanical engineering. जितनी भी मार्केट में मशीन्स आती हैं लाइक कार इंजन्स, ट्रक इंजन्स, ऑटोमोबाइल इंजन्स, they all have power in this unit, horsepower. So the relation between horsepower and the SI unit is 1 HP is equal to 746 watt. So this is the commercial unit of power, HP, horsepower. All the machines, all the engines are formed in this unit. जो भी इंजन्स होते हैं उनकी पावर को हमेशा हम HP में डिस्कस करते हैं. सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पावर. पावर में आपको इतनी सारी चीजों का ध्यान बहुत जरूरी रखना है. पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर के दो फॉर्मूले W by T एंड F into V. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी बेटा. ऑलवेज रिमेंबर, इन टू डिक्लेयर टू एक्सप्लेन द पावर वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन. सो ओवरऑल वी कैन से पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. इन दिस डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. सो आफ्टर कंप्लीटिंग पावर वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिकल एनर्जी. जो हमें अगला टॉपिक कंप्लीट करना है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी. व्हाट डज इट मीन? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? जो बेटा मैकेनिकल वर्ड है दैट इज मेड अप फ्रॉम मशीन. मैकेनिकल वर्ड मशीन वर्ड से आया है. इसका मतलब क्लियर है, किसी भी मशीन में जो एनर्जी होती है हम उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. अब प्रॉब्लम ये आती है मशीन में कौन सी एनर्जी होती है. सो मशीन में दो तरह की एनर्जीज होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. मशीन का कुछ ना कुछ मास होगा तो उसके मास की वजह से जो एनर्जी वो कैरी करेगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और मशीन अपनी मोशन की वजह से जो एनर्जी कैरी करेगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. सो ओवरऑल अब हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या बन जाएगी? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज के सम को हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. इसके दो फॉर्म्स हो गए, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. समटाइम्स इट मे बी अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी. और ऑब्जेक्ट जब पूरी तरह से अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी में होगा उस कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी. बट व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी. इट हैज टू फॉर्म्स, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी. What is potential energy? So potential, जैसा कि हमें वर्ड से पता चल रहा है, potential means the energy which is stored. पोटेंशियल वर्ड में हम लोग स्टोर्ड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. ये एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में आती है वो दो प्रॉपर्टीज से आती है. पहली चीज, द फर्स्ट थिंग बिकॉज ऑफ मास, एंड द सेकेंड थिंग इज बिकॉज ऑफ कन्फिगुरेशन. पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट्स कैरी करते हैं वो दो रीजन से करते हैं, अपने मास की वजह से, और मास के साथ साथ आप इस चीज को पोजीशन भी कह सकते हो. लाइक आपके एक स्टोन रखा हुआ है ग्राउंड पर, आपने उस स्टोन को उठाया और किसी पर्टिकुलर हाइट पर रख दिया, तो उस स्टोन में क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, उसके मास और पोजीशन की वजह से. बिकॉज आपने उस ऑब्जेक्ट की अर्थ सरफेस से पोजीशन चेंज की है, तो आपने कुछ ना कुछ वर्क उस ऑब्जेक्ट पर किया होगा, और वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा. तो जो इस तरह की एनर्जी आती है हम उसका नाम देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. The energy
कैरीड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, पोजीशन में चेंज होने की वजह से। और कैसी चेंजेस बेटा? फ्रॉम द ग्रेविटी, मतलब हम किसी हाइट तक जब उसे रखेंगे तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसमें पजेस करेगी। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लाइक अ रबर बैंड। रबर बैंड में हम लोग कागज फंसा के अगर मारते हैं तो बहुत दूर तक जाता है कागज। क्यों? क्योंकि जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन दैट, और जब वो वर्क उस पर किया जाता है तो वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये सभी ऑब्जेक्ट्स में नहीं होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स में होगी जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हर तरह के ऑब्जेक्ट में होगी जिसके पास मास है, और मास सभी ऑब्जेक्ट्स में होता है। बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के पास होती है जिनके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो। हमारे सिलेबस में क्लास 10th तक के सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वर्किंग है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम ISC, इट मींस 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला mgh, और इसके फॉर्मूले के डेरिवेशंस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मेरा सबसे पहला वीडियो डेरिवेशंस इन फिजिक्स, उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। फॉर्मूला होता है U = mgh, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ सरफेस। The next thing we have to discuss is kinetic energy. The energy possessed by an object due to its motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। आपकी तरफ एक बॉल आ रही है काफी वेलोसिटी से, जैसे वो आपको टच करेगी आपको चोट लगेगी, यू विल गेट हर्ट। व्हाई? बिकॉज द मूविंग बॉल हैज काइनेटिक एनर्जी इनसाइड इट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस कंडीशन में जो भी एनर्जी वो कैरी करता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। इसका डेरिवेशन भी आपको मेरे फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, किस तरह हम डिराइव करते हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हो। द SI यूनिट फॉर काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जूल। हम किसी भी तरह की एनर्जी की बात करें, एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, दैट इज एप्लीकेबल एवरी टाइप ऑफ एनर्जी। फिर वो चाहे मैकेनिकल एनर्जी की हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सभी एनर्जीज की यूनिट्स जूल होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv², द एनर्जी possessed by an object due to its motion। अगर इस फॉर्मूले को नोटिस करें तो हम ये पाते हैं कि एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, दैट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो अगर पूछा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल करने पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, सो यू विल आंसर काइनेटिक एनर्जी आल्सो गेट्स डबल्ड। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अगर वेलोसिटी को डबल किया गया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, देन यू विल आंसर दैट द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि मास के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है बट वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए वेलोसिटी में जो भी चेंजेस होंगे काइनेटिक एनर्जी में उसके स्क्वायर के बराबर चेंजेस हो जाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन दीज 2 फैक्टर्स। जिस तरह हमने पोटेंशियल एनर्जी के 2 फॉर्म्स पढ़े, ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक। अब जो ऑब्जेक्ट की मोशन है दैट इज ऑफ 3 नेचर्स। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल, सेकेंड वन इज रोटेशनल, एंड द थर्ड वन इज वाइब्रेशनल। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट में ये 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी हैज 3 फॉर्म्स। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहा है उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी वो पजेस करेगा दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सेकेंड एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर रोटेट कर रहा है उस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी वो पजेस करेगा दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, वाइब्रेशन मींस टू एंड फ्रो मोशन, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के टू एंड फ्रो, इधर और उधर मोशन करना, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो जब वाइब्रेशन करते समय जो काइनेटिक एनर्जी वो कैरी करेगा दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव दीज 3 फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। The next topic is work energy theorem. This is also a derivation. Before its statement, हम डायरेक्टली आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। इस स्टेटमेंट को वर्किंग के बाद हम पढ़ लेंगे।
एक ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. u वेलोसिटी मींस इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर टाइम इंटरवल t उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है. इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एंड दिस चेंजिंग इन बिटवीन टाइम इंटरवल t. सो अगर हम बात करें उसके पास, उस ऑब्जेक्ट के पास उस पर फोर्स लगाया गया होगा तभी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u से v हुई होगी. ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि u वेलोसिटी से अपने आप ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी में आ जाए. इट मींस देयर शुड बी सम फोर्स, उसकी वजह से ये u से v में आया है. तो f के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ma. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन जरूर होगा. एंड जब वो एक्सेलरेट होगी, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है. सो फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहां से अगर हम s की वैल्यू निकालेंगे सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, दैट इज द फॉर्मूला फॉर s. नाउ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? f इंटू s. w इज इक्वल टू, f के लिए हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू a, और s का ये पूरा फॉर्मूला लगा दिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. a विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स. m का मल्टीप्लाई करा देते हैं, सो m v स्क्वायर माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2, और 2 को सेपरेट कर लेते हैं. m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2. अभी अभी मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? W इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई, वेयर के एफ इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड के आई मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टेटमेंट से ही वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाएगा कि जिस भी ऑब्जेक्ट में हम जितना वर्क करेंगे वो वर्क उस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा. मतलब एक ऑब्जेक्ट था जिसकी काइनेटिक एनर्जी के आई थी, उस पर हमने कुछ वर्क किया और उसकी काइनेटिक एनर्जी के एफ बन गई, तो जितना हमारा वर्क किया गया होगा वो उस काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क और एनर्जी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. आपने वर्क किया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, और जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो डिपेंड करेगा पूरी तरह से वर्क डन पर. kf minus ki is equal to w. So in today's video this much matter is present. Now next video you will get very soon. तब तक के लिए stay home, stay safe, and जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो से हेल्प लें.